इंटीग्रेशन के फॉर्मूले सभी रिवाइज किए जाएं अभी के अभी। नबील हो गए आज सारे? मुसाफा सब बाद में है ना। अब तुम दोनों से शुरुआत करता पूछना मैं। चलो जल्दी जल्दी रिवाइज करो। स्टार्ट करूं पूछना? रेज योर हैंड्स। इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू dx, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n dx। बोलिए। हाँ, x रेज टू पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x, बोलो। 2, गुड, 2/3 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 3/2 प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x, बोलिए। नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x। नबील बोल, बोल नबील जल्दी। क्या मालूम तेरे को, बाता करना, बाता जरूरी है वो। माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, और क्या था? सबर सबर, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन। वेरी गुड, एक्स प्लस बी एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इंटू ए। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स, साइन ऑफ ए एक्स। आना से दरवाजा खोल दे, आ रहे हो। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, कशाबा साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी प्लस बी अपॉन ए। ठीक है ना। तो मुझे ये इंटीग्रेशन के सारे जो फॉर्मूले अच्छे से आपको याद चाहिए, है ना। प्रोबेबली आज का तो देखते हैं, आज ख़त्म हो गया तो ठीक है ना, नहीं तो जो भी है मैं कल से डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के सबको फॉर्मूले पूछूंगा, लगातार पूछते रहूँगा 1-2 हफ्ते तक, है ना। और जिसको जो नहीं आएगा वो फॉर्मूला वो 100 बार लिखेगा, तो इससे अच्छा लर्न करके आ जाओ, नहीं तो ज़पाज़प लिखना पड़ेगा 100 बार। चलो कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, सॉल्व करके बताओ मुझको।
डेफिनेट इंटीग्रल का। चलिए सॉल्व करके बताइए। यहाँ पर जो एक थोड़ा बहुत ये आपको नज़र आ रहा होगा GMM, K, Q1, Q2, ये सब कांस्टेंट है। और ऐसे कांस्टेंट चीज़ों को क्या करते हैं अपन साइड में, और बाकी सब उसको सॉल्व करो। चलो 6 क्वेश्चंस 6 मिनट है ना, सॉल्व इट। अदनान बेटा दरवाज़ा खोल दो। दरवाज़ा बंद करके आइए। याद रखना ये आर स्क्वायर को ऊपर लेके जाना, आर रेज़ टू पावर -2 बनाना, फिर एक्स रेज़ टू पावर n वाला फॉर्मूला लगाना, है ना, समझा? कहाँ से समझेगा, 2 दिन से गायब है तू। बातें नहीं। नबील जेई देना अपने को, हाँ मैथ्स वाला है तू, और तेरे को इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद नहीं। करो। मैथ्स के सर का एक आपके लिए वो है प्रपोजल टाइप का कहेंगे, वो ये कह रहे हैं कि भाई आप बच्चों को बोलिए कम से कम 2 से 3 महीने मैथ्स स्टडी करने के लिए, है ना। मैथ्स का जो लेक्चर हो रहा है इन लोग का, तो वो आपको बेसिक लेवल से बहुत कुछ अच्छे हद तक के जो मैंने पढ़ा चुका वो भी, और उसके अलावा भी थोड़ा सा एडवांस वर्जन तक के वो आपको मैथ्स के चैप्टर्स पढ़ाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री, इवन आपका इंडाइसिस, बेसिक्स एकदम पूरा, है ना। और साथ ही साथ आपका कैलकुलस जो पार्ट अपना चल रहा है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, इसको और डिटेल में मैंने तो जो सिर्फ इतना ही लिया जो मेरे को फिज़िक्स में ज़रूरत है, मगर शायद वो और ज़्यादा डिटेल में पढ़ा सकते हैं आप चीज़ों को आपको। तो वही है, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट से बताना, है ना, वो 2-3 महीने कुछ वो कंपल्सरीली आपको अटेंड करना पड़ेगा। चलिए हुआ।
फास्ट, इतना देर नहीं रुक सकता मैं। हो गए? 4 हुए। कौन से 2 टकरा? 5th and 6th। हाइच क्या उसमें? कांस्टेंट को बाहर करो, GMM बाहर हो जाएगा, वहाँ के Q1 Q2 बाहर हो जाएगा। आर स्क्वायर को ऊपर लेके चले जाओ तो r⁻² हो जाएगा, फिर r⁻² -2 + 1 अपॉन -2 + 1। हो गया? कहाँ टकरे? याद है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैंने क्या बोला था कि फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए, तो आपको समझ में आएगा क्या लगाना है। सामने रखेंगे तो नहीं आएगा। बिल्कुल इसके जैसा, इसमें के Q1 Q2 बाहर निकालना है। r² है 1/r², उसको ऊपर लेके जाओ। हुआ? पहला तो इजी था, ये तो सभी को आना चाहिए, है ना। 3 को निकाला बाहर, x³ अपॉन 3, 3 कैंसल, प्लस c। दूसरा, अब उसमें आपने क्या किया, लिमिट्स डाल दिए 0 to 2, पक्का 6 आएगा। x² dx 0 to 2, 3 × x³ अपॉन 3, लिमिट्स आ जाएंगे 0 to 2। ये 3 हो गया कैंसल, x³ यानी कि 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, यानी 8 - 0 8 है ना। 6 नहीं रे बाबा, तुमने डेरिवेटिव का डाले, है ना। नेक्स्ट, थर्ड वन, इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा d थीटा 0 to π/2। क्या बनेगा इसका? इसका बनेगा माइनस कॉस ऑफ थीटा, लिमिट्स आ जाएंगे 0 to π/2, है ना। तो फिर क्या लिखेंगे आप? माइनस कॉस π/2 माइनस कॉस ऑफ 0, माइनस कॉस ऑफ π/2 कितना होता है? 0, और कॉस 0 कितना होता है? 1। 0 - 1 कितना होता? -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 1 आया। चौथा, इंटीग्रेशन 1/2x dx a to b, है ना। 1/2 को करो बाहर, इंटीग्रेशन 1/x dx, लिमिट्स आ जाएंगे a to b। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? नेचुरल लॉग ऑफ
एक्स ए टू बी। फिर आप क्या करेंगे, लिमिट्स डालेंगे। 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ बी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए। हाँ, तो लॉग ऑफ बी माइनस लॉग ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ बी बाय ए। तो 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ बी बाय ए आया ये। अब ये आपका 5th वन, इंटीग्रेशन जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर डी आर R1 टू R2। क्या करेंगे आप, जी एम एम को निकालो बाहर, क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन में कोई रोल नहीं। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर R1 टू R2। देखो 1 अपॉन आर स्क्वायर का -1 अपॉन आर आता है। अरे सर ये कैसे आ गया -1 अपॉन आर? दो तरह से बताता हूँ, एक इंटीग्रेशन की तरह से देखो। 1 अपॉन आर स्क्वायर को क्या मैं r⁻² लिख सकता हूँ? हाँ, अरे भाई आर स्क्वायर को ऊपर लेके जाऊंगा तो -2। फिर जनरल रूल हमको क्या मालूम है, इंटीग्रेशन x⁻n का, x⁻n+1 अपॉन n+1। तो ये हो जाएगा r⁻² -2 +1 अपॉन -2 +1, r⁻−1 अपॉन -1। ये हो जाएगा -1 अपॉन r, है ना। अब एक और चीज़ याद दिला दूँ, देखो 1 अपॉन r का डेरिवेटिव क्या होगा यार, -1 अपॉन आर स्क्वायर। 1 अपॉन r याद है, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन r का डेरिवेटिव क्या आएगा, -1 अपॉन आर स्क्वायर। याद है मैंने कहा था कि इसका उल्टा होता है कि नहीं? तो भैया 1 अपॉन r का डेरिवेटिव -1 अपॉन आर स्क्वायर। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 अपॉन आर, माइनस साइन को दरवेट दो, -1 अपॉन आर, है ना। तो वैसा भी याद रख सकते हैं, ऐसा भी याद रख सकते हैं। 1 अपॉन आर स्क्वायर बोले तो कितना होता है इंटीग्रेशन, -1 अपॉन आर। ये याद रखो, 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1 अपॉन आर। वंस अगेन 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 अपॉन आर। याद रहेगा ना? ठीक है, ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज होते रहता। जैसे ये वाला प्रॉब्लम, ये वाला जो आपको दिया हुआ है ग्रेविटेशन चैप्टर में आने वाला है आपको, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में आने वाला है। तो खैर माइनस साइन को निकालो बाहर, जी एम एम 1 अपॉन अपर लिमिट R2 -1 अपॉन R1। माइनस साइन को अंदर भेजूंगा तो वो सीक्वेंस पलट जाएगा, 1 अपॉन R1 -1 अपॉन R2, है ना। ये -1 को अंदर से, ये -1 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये वाला माइनस में आ जाएगा, इसीलिए सीक्वेंस पलट जाता है, 1 अपॉन R1 -1 अपॉन R2। अब अगर ये कर लिए, ये तो आ जाना चाहिए आपको। सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, इस बार कॉन्स्टेंट्स अलग अलग है और कुछ नहीं है, बाकी सब तो एज इट इज़ है। अरे भाई GMM की जगह क्या है, KQ1 Q2 है। अब अगर आप थोड़ा अकल लगा के इसको सॉल्व करेंगे तो KQ1 Q2 1 अपॉन R1 -1 अपॉन R2। भाई बाकी ऑपरेशन तो वैसे ही रहेगा ना, है कि नहीं। 1 अपॉन आर स्क्वायर को क्या लिखेंगे, -1 अपॉन आर, -1 बाहर जाएगा, 1 अपॉन R2 -1 अपॉन R1, फिर वापस से माइनस साइन अंदर घुसेगा, सीक्वेंस को पलटा देगा। आया समझ? 6 के 6 तो नहीं होंगे करेक्ट, 5 करेक्ट है, तो ये हुआ नहीं होगा आपका, टाइम खत्म हो गया वही ना। चलो गुड, वेरी गुड, 4 करेक्ट, गुड। चलो बस, अच्छा चल पूछ लेता, 3 करेक्ट, ओके 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 ओके, ठीक है। उसके नीचे तो भाई चलो लिहून घ्या मग, जिसका जो जो रॉन्ग आया लिख लो। बातें नहीं, अस्तगफिरुल्लाह।
चलिए हो गया क्या? क्योंकि आपका फोकस चाहिए मुझे अगले इसके लिए, लिख लो फटाफट। टेंथ में ग्राफ पढ़े होंगे ना? टेंथ पढ़े हो ठीक से? हाँ, हो गए पास ऐसी चीज। इसके बाद जो है इंटीग्रेशन के बाद जो मैं पार्ट लेने वाला हूँ वो ग्राफ का ही है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में लूँगा मैं वो पार्ट। बहुत सारे इक्वेशंस पे ग्राफ कैसे बनता है वो बताऊँगा, बट अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी बता दूँगा। वह तो देखो बेटा, जैसे कि यहां लिखा है कि y इज द फंक्शन ऑफ x एंड अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन y एंड x। y किसका फंक्शन है? x का। और ग्राफ किसके बीच में प्लॉट किया गया है? y और x के बीच में। बात ऐसी है बेटा, सिंपल सा लॉजिकल बात है। जैसे मान लो कि y इज इक्वल्स टू, मैं x लिख देता हूं, y इक्वल्स टू x, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो ये सीधी लाइन जाती है एकदम बीचों बीच से, है ना? ये रहेगा x एक्सिस और ये रहेगा y एक्सिस। इसी तरह अगर मैं लिख देता हूँ y इक्वल्स टू ट्वाइस x, तो ये लाइन सीधी जाएगी मगर थोड़ा सा इसका स्लोप बढ़ जाएगा, ढलान, है ना? थोड़ा सा इसका स्लोप ऐसा बढ़ जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ y इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ x, तो अभी भी सीधी लाइन जाती है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मगर थोड़ा सा स्लोप नीचे की तरफ हो जाता है। ये चीज़ आपको बताई जाएगी। इसी तरह y इक्वल्स टू kx², ये ग्राफ कैसा आएगा? तो ये इसको पैराबोला बोलते हैं, इंक्रीजिंग पैराबोला। तो इस टाइप का ग्राफ बनता है। अब यहाँ कहना क्या चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि हर तरह के फॉर्मूले के लिए या रिलेशन के लिए आप एक ग्राफ बना सकते हो। आप एक ग्राफ, एक आप कर्व बना सकते हो। सर किसके लिए कैसा बनेगा, ये इसके बाद वाला पार्ट है ना? जब मैं ये कैलकुलस ख़त्म होगा आपका 2-4 दिन में, फिर अपन स्टार्ट करेंगे ग्राफ। ये चीज़ सब डिटेल में आएगी, आपको A to Z बारीकी से बता दूंगा मैं ग्राफ का। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हर फॉर्मूले के लिए देखो, आप एक ग्राफ बना सकते हो। बहुत अलग अलग डिज़ाइन आते हैं, एक से एक आते हैं। तो यहां कोई तो भी एक इक्वेशन होगा, कौन सा पता नहीं, है ना? कोई तो भी एक इक्वेशन होगा और उस इक्वेशन के कारण मान लो कुछ इस तरह का ग्राफ बन रहा है। कुछ भी आप जो चाहे, जो डिज़ाइन बनाना चाहे बना सकते हैं, है ना? ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैंने यूँ बनाया तो यूँ बनाना है। आप चाहे तो यूँ भी बना लो, आप चाहे तो फिर ये ऐसा भी बना लो, जो बनाना है बना लो, है ना? तो जैसे कि मैंने कहा कि हर इक्वेशन के लिए y इज द फंक्शन ऑफ x, यानी y की इक्वेशन होगी कोई ना कोई x में, y की इक्वेशन होगी कोई ना कोई x में, जिसकी मदद से मैं क्या कर सकता हूं? ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं, है ना? और x की एक लिमिट आपको दी गई है, x की एक लिमिट दी गई है आपको a से लेकर b, ए से लेकर बी। अब देखो बेटा, ये जो ग्राफ है या कर्व बोलते हैं हम लोग, वो इस इक्वेशन से बना है, वो इस इक्वेशन से बना है। और मैंने एक लिमिट असाइन कर दिया a टू b, x की लिमिट आ गई a से लेकर b। किसी तरह से मैं इस कर्व के नीचे का एरिया कैलकुलेट कर सकता हूं। इमेजिन करूं, एरिया अंडर द कर्व।
एरिया अंडर द कर्व। किसी तरह से इस कर्व के नीचे का एरिया मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। अब आप बोलेंगे सर कहां से, ये अजीब ही शेप है ना। अरे तो ठीक है, ये नहीं कर सकता तो ये तो कर सकता हूँ ना। मान ले मैंने ये लिमिट दे दिया 0 से लेकर ये x या जो भी एक लिमिट दे दिया मैंने यहाँ पे, और मैं बोलूँगा भाई यहाँ तक ये एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट कर। ये निकाल सकता कि नहीं, ये ट्रायंगल का शेप बन रहा कि नहीं बन रहा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आता है कि नहीं कैलकुलेट करके, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सर्कल, आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं, हाँ ठीक है पैरेललोग्राम, मगर मेन ये 3-4 जो है बता रहा मैं आपको, जो हमको ज़रूरत पड़ती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है रेक्टेंगल, ट्रायंगल और ट्रेपेजियम, ये 3, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और ट्रेपेजियम। सबसे ज़्यादा 90% इसी की यूज़ पड़ती है, बल्कि ज़्यादा उससे भी। रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ट्रेपेजियम बहुत आसान सा है। तो भैया हम ये बोल रहे हैं कि हम ये एरिया तो आसानी से जानते हैं, तो इस एरिया को आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो, हाँ या ना, है ना। आपने क्या करे, इक्वेशन था, इक्वेशन की मदद से क्या बनाए, ग्राफ, फिर एक लिमिट दी गई थी आपको, उस लिमिट के अंदर आपने क्या कैलकुलेट किए, एरिया अंडर द कर्व। फिर से सीक्वेंस को चेक करो, क्या था आपके पास दिया हुआ इक्वेशन, क्या था, उससे क्या बनाए, उससे क्या करें, लिमिट के अंदर एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट किया है। लिमिट के अंदर क्या कैलकुलेट किए, एरिया अंडर द कर्व आपने कैलकुलेट किया और आपके पास आंसर आया, आपके पास एक आंसर आया। मान लो वो आंसर XYZ कुछ तो भी आया, कोई तो भी एक आंसर आया, ठीक है, मैंने उसको नोट करके रख लिया। फिर किसी ने कहा अरे देखो y इज अ फंक्शन ऑफ x है, आप एक और काम कर सकते हैं, y इंटू डी एक्स कर डालो, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स। वाई फंक्शन ऑफ x है तो इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स कर डालो, यानी वही इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x डी एक्स कर डालो। तो जब मैं कैलकुलेट करके देखता हूं कि इससे आंसर क्या आया है, तो मैं देख के हैरान हो गया कि उससे आंसर XYZ, मतलब वही जो पुराना था, जो एरिया अंडर द कर्व से आया था वही आया है। मतलब ये हुआ कि जैसे कि डेरिवेटिव, आपको याद है डेरिवेटिव जो इक्विवेलेंट किसके था, स्लोप ऑफ द कर्व, है ना, डेरिवेटिव वाज इक्विवेलेंट टू स्लोप ऑफ द कर्व, इंटीग्रेशन इज इक्विवेलेंट टू एरिया अंडर द कर्व। आया क्या समझ में। तो जहां जहां इंटीग्रेशन है, मान लो आपको बोला हुआ है कहीं तो भी इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू डी एक्स, ये वैल्यू क्या होगी पता लगाओ, और तुमको कितना भी समझाने के बाद तुमको इंटीग्रेशन नहीं आता, मान लो इंटीग्रेशन तुमको नहीं आता, तुम क्या कर सकते, दूसरा तुम f का x के साथ जो फॉर्मूला दिया हुआ है, जैसा दिया होगा कुछ f इज इक्वल्स टू थ्राइस x, मान लो ये बहुत छोटा फॉर्मूला दिया मैंने, ऐसा नहीं रहता बेटा, इधर ध्यान दो, f इज इक्वल्स टू थ्राइस x एक छोटा सा फॉर्मूला दिया हुआ है आपको। आप दूसरी चीज क्या कर सकते, आप इस इक्वेशन की मदद से एक ग्राफ बना सकते हैं, है ना, आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, और फिर उसके बाद एरिया अंडर द कर्व लेकर उसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हो आप। आई बात समझ में, मगर मेरी राय में ये तरीका मत चुनना, ये छोटा सा इक्वेशन है रे भाई। अगर ये इक्वेशन ऐसा आ गया 3x² माइनस 2x प्लस 1, अब तू इसका कर्व कैसे बनाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो इसका कर्व कैसे बनाएगा, तो वहां पर भैया, है ना, कहाँ गया कपड़ा, हाँ, तो यहाँ हो जाएगा प्रॉब्लम। आई बात समझ में। तो भैया एक बस आपको बताना ये मकसद था कि जहाँ हम इंटीग्रेशन की मदद से कुछ आंसर निकाल सकते हैं, तो वही आंसर एरिया अंडर द कर्व से भी पॉसिबल है ना। तो आगे जाके ऐसे कई सारे आप चैप्टर्स में देखेंगे जहाँ पर कुछ चीज़ें अपने को इंटीग्रेशन के बजाय एरिया अंडर द कर्व से कैलकुलेट करना है। ये चीज़ें मैं कई बार दोहराऊंगा, अभी सिर्फ एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके छोड़ रहा हूँ कि भैया जो चीज़ इंटीग्रेशन से निकाली जा सकती है, जो चीज़ इंटीग्रेशन से निकाली जा सकती है वो एरिया अंडर द कर्व से भी निकाली जा सकती है। आइए बात समझे, जैसे कि डेरिवेटिव वॉज इक्विवेलेंट टू स्लोप ऑफ द ग्राफ, बेटा इधर ध्यान दो, डेरिवेटिव वॉज इक्विवेलेंट टू स्लोप ऑफ द ग्राफ, डेरिवेटिव वॉज इक्विवेलेंट टू स्लोप ऑफ द ग्राफ, आपका इंटीग्रेशन इज इक्विवेलेंट टू एरिया अंडर द कर्व। आई बात समझे, ठीक है। तो चलो ये लिख लो, मैं आपको थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से लिख कर दे देता हूं। y is equal to enough is plotted between y and x as then the
area under the curve within the given limits A to B can be further is found to be equivalent to integration of A to B y into dx. लिख दो। बातें नहीं बेटा। Then the area under the curve within the given limits A to B is found to be equivalent to integration A to B y dx. हुआ? टाइम क्या हुआ? हुआ बेटा? अब इंटीग्रेशन का सबसे लास्ट पार्ट, जैसे डेरिवेटिव की एक स्पेशलिटी थी, उससे आप मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे, है ना। इंटीग्रेशन की भी एक स्पेशलिटी है, आप उससे एवरेज वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या? एवरेज वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कई लोगों को देखा हुआ है, बच्चे जो रिपीटर है 12th में हैं, उनको ये नहीं मालूम कि भैया इंटीग्रेशन की मदद से एवरेज वैल्यूज़ निकलता करके, है ना। तो इंटीग्रेशन की मदद से आप एवरेज वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे? सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन। Calculating average values using integration। इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके उसकी एवरेज वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना। सब लोग ध्यान दे बेटा इधर, ये बहुत यूज़ होने वाला है आगे बहुत सारे चैप्टर्स। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में भी इसका यूज़ है, और इवन आपके कहा जाएगा आगे बहुत जाके 12th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर आता है अल्टरनेटिंग करंट, है ना। तो अराउंड 1 साल के बाद आपको आएगा वो चैप्टर, तो वहाँ पर भी इसका अच्छा खासा यूज़ होता है ना। थेरोटिकली काफ़ी जगह पे इसका यूज़ देखने में आया गया।
अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले बात को समझे। इफ y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x, इसका मीनिंग क्या होता है y इज द फंक्शन ऑफ x? कि y की वैल्यू x के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, यानी तुम x की वैल्यू बदल रहे हो, y की वैल्यू भी बदलते जा रही है ना। और मैंने क्या किया, x की वैल्यू मैं कहाँ से कहाँ तक बढ़ाने वाला हूँ, कहाँ से कहाँ तक बढ़ाने वाला हूँ, उसको मैंने एक लिमिट असाइन कर दिया है ना, वेयर द लिमिट्स आर गिवन एज a लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू b। तो ये आपने लिमिट असाइन कर दी। ये लिखने का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू एक तो a के बराबर या उससे बड़ी, या फिर b की बराबर उससे छोटी। मतलब सीधी सीधी बात पर मैं x की वैल्यू को a से लेकर b तक बढ़ाऊंगा। वो नंबर ले रहे थे ना, लिमिट 0 से 2 तक बढ़ाओ। अभी एग्जांपल लिया था मैं 6, यहाँ लिखा था, लिमिट्स डाला था, है ना, यहाँ से यहाँ तक बढ़ाओ, वहाँ से वहाँ तक बढ़ाओ। तो वैसा ही गौर से सुनो, y आपको फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, यानी x के अकॉर्डिंग y बदल रहा है, x बदलने की वजह से y बदल रहा है। अब बदल तो कहाँ, बहुत अनलिमिटेड लेवल तक बढ़ सकता हूँ। जैसे मान लो y इक्वल्स टू 5x, बोले आप इसको कहाँ तक बदल सकते हैं? अरे इन्फिनिटी तक। x की वैल्यू जो डालना डालो, 1 2 3 4 5 6 लेकर इन्फिनिटी तक डालो, y की वैल्यू बदलते रहेगी। तो क्या आप इन्फिनिटी तक सॉल्व करोगे क्या? नहीं नहीं, एक लिमिट दे दूंगा, भैया देख तूने x की वैल्यू 1 से लेकर तू x की वैल्यू 10 तक डाल, x की वैल्यू 1 से लेकर x की वैल्यू 10 तक डाल, है ना। तो 1 की वैल्यू डालेगा तू, फिर 2 की वैल्यू डालेगा, फिर 3 की वैल्यू डालेगा, तो तेरे पास y की अलग अलग वैल्यूज आएगी। जब 1 डालेगा तो 3 आएगा, जब 2 डालेगा तो 6 आएगा, जब 3 डालेगा तो 9 आएगा, जब आखिरी वाला 10 डालेगा तो 30 आएगा। अब इतने सारे वैल्यूज आ रही, फिर मैं बोलूँगा उन सबका एवरेज निकाल, उन सबका एवरेज निकाल। तो कैसे निकालेगा तू? सबको ऐड करेगा और जितने नंबर उससे डिवाइड करेगा। मगर अच्छी बात क्या है, इंटीग्रेशन ने अपने शॉर्टकट दे दिया। अरे इतना मत कर, 2-4 तक तो ठीक है, अगर 100-200 रहेंगे तो सबको 100 लोगों को ऐड करके उसको 100 से डिवाइड करेगा क्या? तो इंटीग्रेशन ने बोला तो टेंशन मत ले, तेरे को मैं शॉर्टकट तरीका देता। तो वो तरीका क्या है देख लो, अच्छे से समझो, क्योंकि इसका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। इसने कहा कि y x के अकॉर्डिंग बदल रहा है और आप लिमिट क्या बता रहे हैं, a टू b, यानी कहाँ से कहाँ तक बढ़ाने वाले हैं, a से लेकर b तक। तो y की एवरेज वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, y की एवरेज वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? वेरी सिंपल, आप y का इंटीग्रेशन लो विद रिस्पेक्ट टू dx विद इन द लिमिट a टू b अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx, सिर्फ dx, विद इन द लिमिट a टू b, विद इन द लिमिट a टू b। समझ में आ रहा क्या? फॉर्मूला याद रखने का। अब ये मत पूछना ये कैसे आया करके, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स विद इन द लिमिट a टू b अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx विद इन द लिमिट a टू b। थोड़ा और अगर इसको अच्छे से लिखो तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx विद इन द लिमिट्स a टू b। और देखो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? अरे यार बोलो ना जोर से, क्या होता है? x प्लस c नहीं आएगा, ये लिमिट आ गया ना, यहाँ पर x होगा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो क्या आएगा, b माइनस ए। तो मतलब सीधा सीधा आप बोलो सर ये काय के लिए इतना लंबा चौड़ा बोल रहे, आप बोलो अपर माइनस लोअर लिमिट करने का है ना। तो इसको आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये ऐसा फॉर्मूला ऐसा भी लिखा जा सकता है कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन बी माइनस ए। सर एक एग्जाम्पल के साथ बता दो, है ना अनस, तो भाई ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। तो देखो मोशन या स्ट्रेट लाइन का एक एग्जाम्पल, इफ velocity of a particle varies as v equals to 2t minus 1, calculate its average velocity
in the given time interval of 0 to 4 seconds. देख, बहुत आसान क्वेश्चन। अब यहां पर वेलोसिटी किसका फंक्शन है? टाइम का। वेलोसिटी किसका फंक्शन है? टाइम का, है ना। वेलोसिटी की इक्वेशन काय में? टाइम में ना, टी में, टी फॉर टाइम। तो अब ऐसा है, आपको ये बात समझ में आ रही है, जैसे जैसे मैं टाइम को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ते जाएगी। वो बोल रहा है इतना लंबा चौड़ा नहीं, मुझे सिर्फ एवरेज वैल्यू बताओ 0 से लेकर 4 सेकेंड तक, है ना, जो एवरेज वैल्यू आएगी वेलोसिटी की। बोले वो कैसे निकालेंगे? बहुत आसान, देखो सॉल्यूशन इसका। गौर से देखो। सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी डी टी 0 to 4 अपॉन 4 माइनस 0। अब एफ ऑफ टी आएगा ना, यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स था। अरे इक्वेशन काय में थी? एक्स में थी ना, तो इसीलिए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, है ना। अब यहाँ क्या आएगा? एफ ऑफ टी डी टी, या एफ ऑफ टी डी टी छोड़ो, डायरेक्ट इक्वेशन डाल दो 2t माइनस 1 डी टी, बात खत्म, है ना। अपॉन 4 माइनस 0, है ना, जो कि हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो जा रहा है 1/4 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 2t माइनस 1 डी टी 0 to 4। मैंने बस थोड़ा सा इसको 4 माइनस 0 4 होगा, ये 1/4 को मैंने बाहर ले लिया। कितने टर्म्स है? कितने टर्म्स है? अरे भाई दम लगा के बोलो, कितने टर्म्स है? दो नहीं, एक है ना। एक 2t है और एक 1 है, तो कितने टर्म्स है यहाँ पर? 2। तो इंटीग्रेशन भी दोनों में बटेगा, बराबर बराबर बटेगा। तो भैया एवरेज वेलोसिटी को आप ऐसा लिखेंगे 1/2 बाहर, इसको तो बाहर, सॉरी 1/4 को तो बाहर ही रखो, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी 2t डी टी, लिमिट्स आ जाएंगे 0 to 4, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 into dt, लिमिट्स आ जाएंगे 0 to 4। आया समझ में? है ना, बांट दिया अपन ने। 2 मालूम है कांस्टेंट है, इसका काम नहीं, कच्चा नींबू बाहर करो। फिर आगे क्या बेटा? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 1/4, 2 मल्टीप्लाई बाय टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? t²/2, और लिमिट्स आ जाएंगे 0 to 4, माइनस ये 1 dt यानी dt, और dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, तो dt का क्या होगा? t विद द लिमिट 0 to 4। आया ना? 1/4, ये 2 कैंसल। अच्छा, ये t का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हो ना आप, तो t का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, माइनस ये सिर्फ t है तो 4 माइनस 0। अच्छा ठीक है, 1/4 ये क्या हो जाएगा? 16 माइनस 4, 16 माइनस 4 क्या होता है? 12, और ये कितना होता है? 3 मीटर पर सेकेंड। आ गया एवरेज वेलोसिटी। आया समझ में? देख ले अच्छे से एक बार। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ था, हाँ या ना? दिया हुआ था, है ना। क्या पूछा था? वेलोसिटी का एवरेज वैल्यू। क्या पूछा था? वेलोसिटी का एवरेज वैल्यू। फिर से बोलो, क्या पूछा था? वेलोसिटी का एवरेज वैल्यू। कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना? आप सबसे पहले उसकी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो विद इन द गिवन लिमिट्स, फिर उसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को उससे डिवाइड कर डालो। चलो ठीक है, तो 4 माइनस 0 4 होता, तो 1/4 को साइड में रखे, 2t माइनस 1 dt। यहाँ देख सकता हूँ 2 टर्म्स है, इंटीग्रेशन दोनों में बटेगा, तो 2t dt माइनस 1 dt बढ़ गया विद इन द लिमिट 0 to 4, 0 to 4। 2 तो बाहर है क्योंकि वो कांस्टेंट है। t का इंटीग्रेशन होता है t²/2 विद इन द लिमिट 0 to 4, ये 2 कट गया। dt का इंटीग्रेशन t होता है विद इन द लिमिट 0 to 4, ठीक है। फिर आगे क्या? अब t की जगह अपर लिमिट, ये 1/4 जैसी की वैसी अछूता रखा हुआ है यहाँ पर। अब t का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर,
माइनस जैसे कि वैसे, ये माइनस जैसे कि वैसे, अब टी के जगह 4 माइनस टी की जगह 0 है ना। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, माइनस 0 स्क्वायर, 16 माइनस 0 कितना होगा 16, 4 माइनस 0 क्या होगा 4, 16 माइनस 4 क्या होगा 12। अब ये 12/4 क्या होता है 3। तो ये आपका एवरेज वेलोसिटी आ गया। आया समझ में आपको? लिख लो फिर, ये रहा आपका एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना यूजिंग इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन का पार्ट कंप्लीट हुआ, मगर तबियत ठीक नहीं लग रही फिर तो इंटीग्रेशन का पार्ट कंप्लीट हो गया, बट यहाँ इसके और कुछ प्रैक्टिस मैं कल कराऊंगा, मतलब कल एक डीपीपी दूंगा या फिर मैं ऑन बोर्ड आपको प्रैक्टिस सेशन ले लूँगा इसका, ठीक है? कॉपी कर लो।